हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लीगल लाइफ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेशनल इमरजेंसी एंड इसके प्रोविजंस, इसके ग्राउंड्स और कितने तरह की इमरजेंसी होते हैं एंड व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी ऑन फेडरलिज्म एंड इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट 44th एंड 42nd अमेंडमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करने से पहले द टर्म इमरजेंसी डिफाइन और रिफर टू एक सडन थ्रेट एराइज होना जिसे सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है फॉर द कंट्री सेक्ट विथ एन इमीडिएट इफेक्ट, तो उसे इमरजेंसी कहते हैं। बेसिकली इमरजेंसी प्रोविजन पार्ट 18 एंड आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक दिया हुआ है एंड देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। फर्स्ट इज नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 की 2 में दिया हुआ है। सेकेंड इज प्रेसिडेंशियल रूल जो स्टेट में लगता है, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्वर इन स्टेट्स भी कहते हैं। एंड द थर्ड फिनेंशियल इमरजेंसी जो आर्टिकल 360 में दिया हुआ है। तो आज हम सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनल इमरजेंसी बेसिकली किसी पार्ट या पूरे देश में लगता है और इसे प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करते हैं। याद रखिएगा, प्रेसिडेंट ही, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो या प्रेसिडेंशियल रूल हो या फिनेंशियल इमरजेंसी हो, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही प्रोक्लेम करते हैं। और देयर आर थ्री ग्राउंड्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी को मैंने शॉर्ट में लिखा है। द फर्स्ट इज वॉर, कि अगर इंडिया के साथ किसी दूसरी कंट्री के साथ वॉर हो जाता है तो ऑन द बेसिस ऑफ वॉर प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकते हैं इमरजेंसी को। सेकंड इज एक्सटर्नल एग्रेशन। एक्सटर्नल एग्रेशन मींस किसी दूसरे कंट्री से अगर फाइट्स हो जाता है, जैसे चाइना के साथ अभी फाइट नहीं हो जाता, मिनटों से थोड़ा एग्रेशन चलता है, जैसे चाइना के साथ अभी हमारा सही नहीं चल रहा है। द थर्ड आर्म रेबेलियन। आर्म रेबेलियन बेसिकली इसे पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस कहते थे, लेकिन 44th अमेंडमेंट के साथ इसे चेंज कर दिया गया। इंटरनल डिस्टर्बेंस मीन्स अगर कंट्री के अंदर ही अंदरूनी में कुछ लड़ाइयाँ, कुछ ऐसा ऐसी फाइट्स हो जाते हैं, मतलब कह सकते हैं सिविल वॉर, तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी। Procedure of proclamation. The President shall not issue proclamation unless a decision of the Union Cabinet, such proclamation may be issued, has been communicated to him writing. It's mean कि President तभी proclaim करेंगे जब Union Cabinet उन्हें writing में लिख कर देंगे कि आप emergency proclaim करें। और जब इमरजेंसी प्रोक्लेम हो जाएगा उसके बाद बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ उसे अप्रूव करेंगे, और जो अप्रूव करेंगे वो करेंगे मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, और जो मेजॉरिटी होगा वो नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। और जब बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट उसे अप्रूव कर देंगे मेजॉरिटी में, तो वो जो इमरजेंसी है वो इनडिफिनिट पीरियड के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन इनडिफिनिट पीरियड के हो जाने के बाद भी जो पार्लियामेंट हर 6 महीना में बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट उसे फिर से अप्रूव करेंगे, मतलब कि आगे आने वाले हर 6 महीना में उसे बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट को अप्रूव करना होगा। नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट कि नेशनल इमरजेंसी लग जाने के बाद क्या क्या कंट्री में इफेक्ट्स होता है। तो जो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इफेक्ट होगा वो पढ़ेंगे, एंड सेकंड फंडामेंटल राइट्स में क्या इफेक्ट होगा वो पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज फेडरल स्ट्रक्चर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है। इट्स मीन हर स्टेट को अपने अफेयर्स को डील करने के लिए पूरी आज़ादी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है। लेकिन जब जब नेशनल इमरजेंसी लगता है तब जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है वो टोटली कन्वर्ट हो जाता है यूनिटरी में। इट्स मेन 28 स्टेट्स का पावर, टोटल पावर, होल पावर वेस्ट ऑन पार्लियामेंट, मतलब सेंटर ही सारे स्टेट्स को चलाता है। तो ये असर होता है, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर टोटली कन्वर्टेड इनटू यूनिटरी। सेकेंड इज फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स ये लास्ट टाइम अभी यूपीएससी में पूछा गया था, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑन नेशनल इमरजेंसी, क्योंकि इसमें थोड़ा ट्रिक है। तो याद रखिएगा आर्टिकल 358 कुछ कहता है और 359 कुछ कहता है। तो 358 बेसिकली आर्टिकल 19 को लेकर बात करता है। ये जैसे ही नेशनल इमरजेंसी घोषित होगा, तो जैसे नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम हो गया, तो प्रोक्लेम हो जाने के बाद ऑटोमेटिक आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिक आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन रिमेंबर दैट आर्टिकल 19 नेशनल इमरजेंसी में सस्पेंड तभी होगा जब तीन ग्राउंड है, लेकिन 2 ग्राउंड, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन में अगर नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम होता है तभी आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा ऑटोमेटिक। वरना अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस जिसे आर्म रेबिलियन कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट अगर नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम होगा तो आर्टिकल 19 सस्पेंड डायरेक्टली नहीं होगा।
आर्टिकल 359, तो 359 ऑथोराइज करता है प्रेसिडेंट को कि वो सस्पेंड कर दे राइट्स लोगों का, कि फंडामेंटल राइट्स अगर उनका इन्फोर्स हो, फंडामेंटल अगर वायलेट होता है तो वो किसी कोर्ट्स में नहीं जा सकते हैं उसे इन्फोर्स कराने के लिए। तो थियोरेटिकली जो हमारा फंडामेंटल राइट होता है इमरजेंसी में वो अलाइव तो होता है, लेकिन उसके रेमेडी कि आप कोर्ट, अगर आपको वायलेशन होता है तो आप कोर्ट अपना इन्फॉर्मेशन ऑफ फंडामेंटल नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि आर्टिकल 19 ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाता है अगर नेशनल इमरजेंसी घोषित होगा ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, लेकिन आर्टिकल 359 प्रेसिडेंट के पास ऑथोराइज है कि वो जो सस्पेंड कर दे राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, और ये तीनों के लिए वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। आर्टिकल 20 एंड 21 इन नेशनल इमरजेंसी में अलाउ रहता है, अलाइव रहता है और जिंदा रहता है। अगर इसका वायलेशन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। और वन मोर थिंग, फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होता है एक्सेप्ट 20 और 21, तब ड्यूरिंग इमरजेंसी आप नहीं जा सकते हैं कोर्ट, लेकिन इमरजेंसी खत्म हो जाने के बाद भी ऑन द ग्राउंड ऑफ दिस आप नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट at last 44th amendment 1978, नेशनल इमरजेंसी एंड 44th अमेंडमेंट 78 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 44th अमेंडमेंट हमारे नेशनल इमरजेंसी के बहुत सारे प्रोविजन को चेंज किया। जैसे द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्म रेबेलियन, द टर्म पहले इसे इंटरनल डिस्टर्बेंस कहते थे, लेकिन 44th अमेंडमेंट के साथ इसे आर्म रेबिलियन कर दिया। इसे करने से पहले पीछे बहुत कारण है, क्योंकि जब इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये जो वर्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस ये बहुत वेग है, और जिसके कारण इसका बहुत सारा मिसयूज हुआ है। इंदिरा गांधी जी के समय ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस हमारा नेशनल इमरजेंसी घोषित भी हो सका, क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस बहुत वेग है, जिसके कारण हमारे 44th अमेंडमेंट के तहत इसे चेंज करके आर्म रेबिलियन कहा गया। सेकेंड इज, ये भी याद रखिएगा कि नेशनल इमरजेंसी जब घोषित होता है तो इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था 38 अमेंडमेंट 1975 तक। 38 अमेंडमेंट 1975 जब अमेंड हुआ था, उस समय ये कहा गया था कि नेशनल इमरजेंसी इज इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, लेकिन 44th अमेंडमेंट आ जाने के बाद इसे प्रोविजन को हटा दिया गया, और इन मिनर्वा मिल केस में तो ये बोल दिया गया कि अगर कोई भी नेशनल इमरजेंसी मैलाफाइड है या सेल्फिशली है तो उस पर जुडिशियल रिव्यू आप ले सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जो प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम किया है वो मैलाफाइड है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो क्या हम समझे, 44th अमेंडमेंट से पहले नेशनल इमरजेंसी इज इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, लेकिन 44th अमेंडमेंट के बाद इसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वो मैलाफाइड है। और थर्ड इज, ये भी याद रखिएगा कि ओरिजिनली द पीरियड अलाउड फॉर अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट हैज 2 मंथ, मतलब जब नेशनल इमरजेंसी इशू होता था तो उसके बाद बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट के पास 2 मंथ था कि वो उसे अप्रूव करे या डिसअप्रूव, लेकिन 44th अमेंडमेंट आ जाने के बाद इसे चेंज कर 1 मंथ किया गया, क्योंकि 2 मंथ्स बहुत ज़्यादा हो जाता था। उसके बाद द प्रोविजन ऑफ पीरियोडिकली पार्लियामेंट्री अप्रूवल मीन्स, पहले क्या होता था कि 44th अमेंडमेंट से पहले अगर नेशनल इमरजेंसी घोषित हो जाता है और बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट इसे अप्रूव कर जाते थे तो ये इंडेफिनिट पीरियड के लिए हो जाता था, लेकिन 44th अमेंडमेंट 78 आ जाने के बाद इंडेफिनिट पीरियड के लिए तो था, लेकिन हर 6 मंथ के लिए अब इसे बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट इसे अप्रूव करेगा। फॉर एग्जांपल अगर इमरजेंसी अभी लगता है, अब बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट इसे अप्रूव भी कर देते हैं, तो उसके बाद हर 6 महीने में फिर से बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट इसे पीरियडिकली अप्रूव करेंगे। तो ये प्रोविजन 44th अमेंडमेंट के साथ आया था। एंड द थर्ड लास्ट इज दैट द स्पेशल मेजॉरिटी प्रोविजन। पहले क्या होता था, नेशनल इमरजेंसी सिंपल मेजॉरिटी के साथ इसे अप्रूव पास किया जा सकता था, लेकिन 44th अमेंडमेंट आ जाने के बाद इसे स्पेशल प्रोविजन की बात की गई, और ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी ही इसे रिजोल्यूशन को पास किया जा सकता है। एंड द लास्ट, रिवोकेशन ऑफ पार्लियामेंट। रिवोकेशन ऑफ पार्लियामेंट, पहले क्या होता था, जब अगर 44th अगर नेशनल इमरजेंसी घोषित होता था तो ये टोटल पावर प्रेसिडेंट के पास था कि वो प्रोक्लेम कर दिए
और उन्हीं के पास पावर था कि उनको रिवोक करना है। लेकिन 44th अमेंडमेंट के आ जाने के बाद अगर पार्लियामेंट को लगता है कि उसे अप्रूव या कैंसिल कर देना चाहिए, तो वो उन्हें रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं, और प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजोल्यूशन उन्हें रिवोक करना मस्ट है, कंपल्सन है कि वो उसे रिवोक करेंगे। तो क्या हम समझे, 44th अमेंडमेंट से पहले प्रेसिडेंट के पास पावर था कि रिवोक करने का, लेकिन 44th अमेंडमेंट आने के बाद यूनियन कैबिनेट के अगर रिजोल्यूशन पास करते हैं रिवोक्यूशन ऑफ प्रोक्लेमेशन के लिए, तो प्रेसिडेंट उसे जरूर रिवोक करेंगे। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को बहुत ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आज हम नेशनल इमरजेंसी पढ़े हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा प्रेसिडेंशियल रूल। तो प्रेसिडेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट, आप ज़रूर अच्छे से उसे डीपली पढ़ कर आएँ, और मैं उसे बहुत अच्छे तरह से पढ़ाऊँगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और घंटी का बेल आइकन ज़रूर दबाएं।